नहीं सर, मैंने नहीं लगवाई। मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं लगने दी। अपने बच्चे को भी स्कूल में ज़बरदस्ती करने पर भी नहीं लगने दी। जब स्कूल वालों ने ज़बरदस्ती करी कि तुम्हारे बच्चे को वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना स्कूल में एंट्री नहीं देंगे, तो मैं अभी जैसे सर को मैं अब यहाँ पे वो बता रही थी, मैं आपके सामने भी एक बार बताती हूँ। स्कूल वाले बोल रहे हैं बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के आपके बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। मैंने बोला जब हमने नहीं लगवाई तो हम अपने बच्चे को क्यों लगाएं? वो बोले जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर है। मैंने कहा ऊपर का ऑर्डर दिखाओ, तो बोले जी तुम्हें क्यों दिखाएं? मैंने कहा जब आप मुझे ऑर्डर नहीं दिखा सकते तो आप मेरे को ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? फोर्स कैसे कर सकते हो आप मुझे? बोले हमें ऊपर से रोज़ फ़ोन आते हैं, डाटा मांगा जाता है कि कितने बच्चों को आज वैक्सीन तुमने लगवा दी। मैंने कहा जो आपको ऊपर से कॉल आता है आप मुझे वो नंबर दे दो, मैं उसी से बात कर लूँगी, आपसे क्यों बहस करूँ मैं? वो फिर बोलती है कि हमें जो है गूगल पे मैसेज आते हैं, कंप्यूटर पर मैसेज आते हैं, रोज़ डाटा मांगा जाता है। मैंने कहा जो गूगल पे आपको मैसेज आते हैं, आपको जो पूछा जाता है उसका स्क्रीनशॉट दे दो। बोली हम आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा मैडम मैं तो अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाऊंगी नहीं। वो बोली बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के आपके बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। अब जैसे कि उस टाइम पे हम देख रहे थे हरियाणा में, दिल्ली में बहुत सारे बच्चों को बिना माँ बाप को पूछे, बिना माँ बाप की इजाज़त लिए बच्चों को स्कूलों में ही ज़बरदस्ती लगा दे रहे थे। बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे पास, सबूत है सब। तो वो देखते हुए मेरे को अपने बच्चे की चिंता थी। एक माँ होने के नाते मैंने अपने बच्चे के लिए स्टेप लिया। मैंने घर जाते पहले तो, क्योंकि जो बातें हुई, बहस हुई सारी, वो बच्चे के सामने हुई, तो मैंने अपने बच्चे को स्कूल में घर पे जाके आराम से मैंने अपने बच्चे को ये पूछा कि तू स्कूल जाने के लिए तैयार है? मैं तुझे स्कूल भेजने को भी तैयार हूँ, लेकिन स्कूल वाले क्या कह रहे हैं वो तुझे अच्छी तरह से पता है। अब मेरा तेरे से सवाल ये है कि स्कूल में जब भी कहीं कोई स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल, गार्ड आया, कोई भी तेरे को ज़बरदस्ती कोई गोली दे, इंजेक्शन दे, तूने वो लेना नहीं है। तूने बस इतना बोलना है कि भाई मेरी माँ को फ़ोन कर दो, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं लेना है। एक बात फिर भी ये आपसे कहना चाहूँगा कि जब सरकार ने ये कहा था कि आपको आगे की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, तो आपने 24 या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या किसी से ही बनवाया है? नहीं सर, हमने कुछ नहीं बनवाया। इसका मैं सबूत आपको एक बार दिखाती हूँ। मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। हमारी टीम में से कुछ लोग, जो हम लोग लड़ रहे थे उस टाइम पे, जो कि लोगों को जानकारी नहीं है, मीडिया तो दिखाएगा नहीं ना। ये देखिए, ये हमने RTI लगाई थी। ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को हमने सवाल पूछा था RTI लगा के कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। उन्होंने जवाब दिया कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। फिर क्या वैक्सीन लेने पर सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी? क्या वैक्सीन लेने पर नौकरी नहीं मिलेगी, ट्रेन बस में नहीं चढ़ने देंगे? यदि कोई IPS, IAS, स्वास्थ्य पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी दे कि वैक्सीन नहीं ली तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो नागरिक क्या कर सकती है? कोर्ट जा सकते हैं। क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि में वैक्सीन नहीं ले तो रोका जा सकता है? क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी से निकाला जा सकता है, वेतन रोका जा सकता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों विभागों में? तो उनका ये जवाब था कि आवेदन में लिखी बातें निराधार हैं। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। लोगों ने, हमारे जो साथी थे, उन्होंने RTI लगा के ये जवाब मांगा, तो उस RTI में ये जवाब हमें मिला कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, और आवेदन में लिखी सारी बातें निराधार हैं। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई भी संबंध नहीं है। जैसा कि मीडिया वाले लगातार लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, और जिसकी वजह से, डर की वजह से लोगों ने मजबूरी में टीकाकरण करवाया लिया, और उनको नुकसान भी हुआ, मौतें भी हुई। और आज जो हमारे स्कूलों के जो बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे, वो आज आप अगर उनका टेस्ट करवाएंगे, आने वाले टाइम पे वो लोग बांझ हो चुके हैं। आपके बच्चे, आपके बच्चों को बांझ कर दिया गया, मारा गया, आपके परिवार के कितने लोग मारे गए, और वो लोग कोर्ट में साफ मुकर गए। क्योंकि जब आपको ये देखिए, ये जो सरकारी विभाग है वो ये जवाब दे रहा है, लेकिन मीडिया आपको बहका रहा था, झूठ बोल रहा था, और सरकारों के द्वारा हो रहा था, ये सभी को मालूम है। जितने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं, उनको भी ये ग्राउंड पे खुद भुगतना पड़ा है। सबको पता है कि ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ लिखित में नहीं था, मौखिक चल रहा था, तो इसलिए कोई सबूत नहीं है जो हाई कोर्ट में या कोर्ट कहीं भी जमा हो सकता, तो जिससे किसी को भी, जो जिन्होंने ये गलत किया है, उनको सज़ा मिल सकती, वो नहीं हो पाया है। तो जनता को सवाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सवाल करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने उस टाइम आपके परिवार वालों के साथ ज़बरदस्ती करी, उन्हीं लोगों से आज जाके सवाल पूछिए कि भाई ये क्या है
और वो जो न्यूज़पेपर में जो हाई कोर्ट में जो लिखित हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया है कि हमने ज़बरदस्ती नहीं करी, तो तुमने ज़बरदस्ती नहीं करी तो प्लेन वाले, मेट्रो वाले, ट्रेन वाले ये कैसे कर रहे थे, किसके ऑर्डर से कर रहे थे? और अगर सरकार की ज़बरदस्ती नहीं थी तो फिर ये जो मेट्रो वाले, एयरपोर्ट वाले, ट्रेन वाले, स्कूलों वाले, सरकार अनाज वाले, जो राशन वाले, इन सब के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही फिर सरकार? कि मैडम आपने एक सरकार को आरटीआई डाली है, जी आपने सरकार को एक आरटीआई डाली है स्वास्थ्य मंत्रालय को, तो आपने कभी किसी के घर जाकर जिनके घर बर्बाद हुए, जिनकी माँ बाप बीवी बच्चे छिन गए, इस दुनिया से चले गए, कभी उनके घर भी जाकर आपने उनका दर्द पूछा है? उनके आंसुओं की गिनती करी है कि आपके अंदर कितना दर्द हुआ, आपके घर में कितने के मतलब एक्सपायर हुए, कितने क्या क्या कंडीशन आपके अंदर आई? आपने उनकी वीडियो बनाकर क्या भारत सरकार को दी? सर, भारत सरकार को तो क्या ही देनी थी। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे विक्टिम जो थे उनके वीडियोस बनाए हैं और वो हमारे चैनल्स पर, पेजेस पर है, सारे वीडियोस है विक्टिम्स के। और लेकिन जो मतलब जिसके आपने जैसे अभी बोला कि उनकी जो दुख और जिस पीड़ा में वो लोग थे, उस हालत में वो लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते अपने परिवारजनों को, जिनकी मौतें हुई हैं, जिनका नुकसान हुआ है, अगर उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते, तो आज ये जो पूरा षड्यंत्र था जिसका हम 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, एक एक अभी जैसे यहाँ पर हमने आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसी जगह जगह जाकर हम लोग धक्के खा रहे हैं। 3 साल से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी यहाँ पर रुका नहीं है, ये खेल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जिसको हमें बताया गया पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक, वो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एक प्रोग्राम है, उन्होंने उसको नाम दिया है प्रोग्राम 2.0। उन्होंने इसको ऑफिशियल उनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें प्रोग्राम 2.0 इसका नाम दिया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 2019 थी और एंडिंग डेट जो है 2030 है। तो इनका ये जो गेम है, ये अभी जैसे आपको देखा थोड़े दिन पहले आपको नया वो मंकी पॉक्स वो बता दिया, इसी तरह से आपको 2030 तक मीडिया के ज़रिए आपको हर साल नए नए वायरस का नाम बताता रहा जाएगा। और जब जब वो मीडिया वाले दिखाते रहेंगे तब तक आप देखेंगे अभी भी कोई रोक नहीं रहा, कोई चालान नहीं है, उसके बावजूद लोग इतनी गर्मी में मास्क लगा के घूम रहे हैं, ठीक है। और वो मास्क का भी जैसे आपको थोड़ा कॉमन सेंस के लोगों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। उन्होंने बोला पहले आपको कि मास्क लगाओ बीमारी से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए मास्क लगाओ। लोगों ने मास्क लेने शुरू कर दिए, लगाने शुरू कर दिए। अब जब लोगों ने 24-24 घंटे मास्क लगा रहे हैं, जो डॉक्टर, पुलिस, कितनी मौतें हुई उनकी, 24-24 घंटे जो लोग मास्क लगा रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने शोर क्या मचाया, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो कॉमन सेंस की बात थी, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी कि जब आप मास्क लगाते हैं। क्या मैडम आपने उस दरमियान में के मास्क नहीं लगाया? नहीं लगाया सर। डीएम, एसडीएम, पूरे सरकार का ये ऑर्डर था कि कोई भी व्यक्ति किसी से मिलता है या कहीं जाता है या किसी से भी कोई बातचीत करता है तो बिगर मास्क के वो कहीं पे नहीं तो जाएगा, न किसी से मिलेगा, न किसी से बात करेगा। क्या मैडम इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? मैं वही बता रही हूँ कि जब आपने मास्क लगाया, वो आपको बोल रहे थे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। बिना ऑक्सीजन के कितने लोगों की मौतें हुई हॉस्पिटलों में, बिना ऑक्सीजन के लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो आप जब मास्क लगाते हैं, आपका नाक और मुंह दोनों कवर होता है। मैं कॉमन सेंस की बता रही हूँ, साधारण भाषा में आपका नाक और मुंह दोनों कवर होता है। जब नाक से आप जो ऑक्सीजन, अभी आप जैसे खुले सांस ले रहे हैं तो आपके ब्रेन तक, आपके हार्ट तक खुली ऑक्सीजन जा रही है। लेकिन जब आप मास्क लगा लेते हैं, अगर आपने 1 घंटा भी लगा लिया, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, आपके ब्रेन तक, हार्ट तक खुल के नहीं जा पाएगी आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। वो तो एक ऐसा कपड़ा बनाया गया था जिससे कि उससे ऑक्सीजन जो भी है, हमारे जो कीटाणु वगैरह छन कर जाते हैं, ऑक्सीजन तो फिर भी उसके जाती है उसके अंदर। सर, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आप बता रहे हैं कि उस कपड़े का बनाया गया, तो मास्क की कैटेगरी 5 रुपये से लेके 500,000 रुपये तक के मास्क बिके हैं। पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है। आप जिन मास्क की बात कर रहे हैं, और जो 500,000 रुपये का जो मास्क आप जिसने लगाया होगा ना, वो भी वही काम कर रहा था जो 5 रुपये का मास्क कर रहा था।
ये लोगों को बेवकूफ़ बना के लूटा गया, बर्बाद किया गया और कंपनियों को, पूंजीपतियों को फ़ायदा बना गया, उनका बिजनेस खड़ा किया गया। पहले टाइम पे आप देखिए सिर्फ डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल वालों को पता होता था कि सैनिटाइज़र क्या होता है और मास्क क्या होता है, और आज की डेट में एक छोटे से बच्चे को भी पता है, बच्चों को भी पता है कि मास्क और सैनिटाइज़र क्या होता है। ये पूरा बिजनेस खड़ा किया गया सर, लोगों को बेवकूफ़ बना के। जब लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे बंद थे, नौकरियाँ चली गई, लोगों के मतलब भुखमरी की हालत में थे लोग, उस टाइम पे उनको मास्क, सैनिटाइज़र के लिए मजबूर किया गया और मास्क के चालान काटे गए 200 रुपये से लेके 2000 तक के। आप गली में से कोई एक महिला अपने पड़ोसी के घर अगर चली गई, गली में से चलते हुए महिलाओं के 2-2 हज़ार के चालान काटे गए एक पड़ोसी के घर तक जाने के लिए। और इसमें आप कॉमन सेंस की आप बात देखिए कि आपको घरों में बंद कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग, आप घरों में एक दूसरे से दूर हो जाइए। अब जब आप अपने अपने घरों में सब बंद है तो आपके पड़ोस में अगर आपका कोई पड़ोसी कैंसर से मर गया ना तो आपको पता नहीं है, और आपको मीडिया, आप घर में बंद होकर टीवी देख रहे हैं 24 घंटे, तो टीवी वाले, न्यूज़ चैनल वाले आपको दिन रात दिखा रहे हैं आज कोरोना से इतने लोग मर गए, तो तुमने ये सोचा कि तुम्हारा पड़ोसी भी कोरोना से मर गया। अच्छा, फिर मैडम एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कि आज भी वही खांसी जुकाम है? बिल्कुल सर। उस दरमियान भी खांसी जुकाम था। जो ये मास्क जो लगाते थे, जो डॉक्टर लोग लगाते थे, ऑक्सीजन जब भी उन्हें मिलती थी, पेशेंट बन गए। हाँ, मगर ये बताइए आप क्या कि जैसे कि उनके जो पेरेंट्स हैं, किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, वो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ही या खांसी की वजह से या नज़ले की वजह से वो जाकर है ना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते थे, और हॉस्पिटल में भर्ती होते ही घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में उनकी डेड बॉडी बाहर निकाल दी जाती थी। उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सर ये तो पूरा गेम है, और आज की डेट में आप नॉर्मल, मतलब ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, नॉर्मल किसी भी गांव देहात के आदमी से भी आप अगर बात कर लेंगे, वो भी उस टाइम की आपको स्टोरी बता देगा। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें लोगों ने खुद अपनी स्टोरीज़ बताई। एक मध्य प्रदेश के बुज़ुर्ग थे जिन्होंने अपनी बहू की स्टोरी बताई, ऐसे नॉर्मली आपसे जैसे मिल गए हम लोग, उनसे मिले तो बातचीत में उनका खुलासा उन्होंने किया कि हम बहू जो है प्रेग्नेंट थी उनकी, और वो प्रेगनेंसी का ही नॉर्मली टेस्ट करवाने के लिए अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर गए। अब हॉस्पिटल में आपको जो है प्रोटोकॉल बनाया गया था कि आपको कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो पहले आपको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो तुम तो वहीं से वहीं जाओगे क्वारंटाइन सेंटर में, ठीक है। और अगर रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो ही डॉक्टर आएगा तुमको चेकअप करने और तुम्हारा इलाज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये हो रहा था प्रोटोकॉल, सभी को मालूम है। तो अभी कोई किसी का मतलब वो प्रेगनेंसी के लिए वो गई थी बेचारी चेकअप कराने के लिए, उनका कोरोना का टेस्ट किया, रिपोर्ट आई, उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया। अब उनको क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कर दिया और उसको लेडी को इंजेक्शन लगा के उसको बेहोश कर दिया गया। अब वो लेडी बेहोश थी और बेहोशी की हालत में इनको बता दिया भाई तुम्हारा पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव है, उसको कोरोना है। अब ये लोग बेचारे बाहर ही वेट कर रहे थे, और वो महिला को, जिंदा महिला को, इन्होंने सोचा वो मर गई है, वो बेहोश थी, उसको पूरा पॉलीथीन में जैसे पैकिंग चल रही थी वो पैकिंग करा और उसको मोर्चरी में रखवा दिया। अब किस्मत की बात ये हुई कि वो जो महिला थी उसको दम घुटा, जब पूरा पैक कर दिया उसको दम घुटा, उसको होश आ गया। अब होश आते ही उसका साड़ी में, उसने वो छोटा कीपैड वाला फ़ोन था वो था उसके साड़ी में ही, उसने तुरंत जो है अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया कि भाई मेरे को तो इन्होंने पैक कर दिया, मेरे को यहाँ, मैं यहाँ, मुझे पता नहीं कहाँ है, मैं पैकिंग कर रखा है और मैं तो जिंदा हूँ भाई, मेरे को ले जाओ। घर वाले हॉस्पिटल के अंदर घुस के, स्टाफ के अंदर, क्योंकि घुसने ही नहीं दे रहे थे अंदर अटेंडेंट्स को, उन्होंने ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के अंदर एंट्री करी हॉस्पिटल में, और जब वो मोर्चरी में ले जाके जब उसको पूरा पन्नी को, पूरा पैकिंग को फाड़ा, भैया जिंदा औरत उसके अंदर से निकली जिसको ये लोग शमशान घाट भेजने वाले थे।